नमस्कार, मैं नीलम काश्यप और आप देख रहे हैं देश का बढ़ता हुआ चैनल लाइफ वक्त। लाइफ वक्त में आज हम बात करेंगे चंबा के बारे में। और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर नीलम, जो कि अभी जिला परिषद के चेयरमैन है, चेयरपर्सन है। तो इनसे बात करेंगे इनके बारे उनके परिषद के बारे में, किस तरह के कार्य जो वहाँ पे चलते हैं, किस किस तरह की जो परेशानियां वो वहाँ पे हो रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ फर्स्ट न्यूज चैनल में। सबसे पहले तो नमस्कार, आप, बहुत-बहुत धन्यवाद जी। जी, सबसे पहले आपसे हम बात करना चाहेंगे आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में कि आप अभी जो है चंबा की चेयरपर्सन हैं। तो तो राजनीति में आने का क्या कारण रहा है और आपका सफ़र कैसा रहा आज तक का? जी, शुरुआत से यदि बात करूँ, मैं जी, पहले तो आपका धन्यवाद करती हूँ जो आपने आपके चैनल के माध्यम से अपने विचार साझा करने का हमें यहाँ पर आज मौका दिया है। जिला चंबा का प्रतिनिधित्व मैं अभी कर रही हूँ हाल में और जी, इलेक्शन का जो ये दौर था जहाँ से राजनीति की शुरुआत हुई, वो यूँ कह सकते हैं कि डेस्टिनी समटाइम जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। समाज सेवा जी, से मैं शुरू से जुड़ी जुड़ी रही हूँ। इससे पहले मैं नेहरू युवा केंद्र संगठन से भी जुड़ी रही और उसकी एक्टिव वॉलंटियर होने के नाते देश भर में जितने भी हमारे युवा साथियों के साथ जो एक संसद का कार्यक्रम हुआ था, पहली संसद में मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो वहीं जी, से एक जो अपने क्षेत्र के प्रति जो एक जुड़ाव, जो लगाव, जो अपने एरिया के लिए कुछ करने की एक भावना थी, शायद वो यहाँ तक ले आई। और इलेक्शन उसका एक माध्यम रहा, जिसके ज़रिए जनता से प्यार मिला और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मैं जिला परिषद अध्यक्ष जो है, उसके पद पर अभी विराजमान हूँ। जी। अभी आप जैसे कि आपने बात करी कि आपका जो सफर रहा है कुछ खट्टा कुछ मीठा कुछ अच्छा तरह से रहा होता है, पर जैसे हम जो जिला पार्षद होता है और ब्लॉक समिति होती है, पंचायती राज होता है, इनमें आपको क्या लगता है कि कुछ बदलाव होने चाहिए इसमें, या फिर ये अच्छे से जो है कार्य इनमें चल रहे हैं? अभी भी बहुत सारे बदलाव जो है उसकी ज़रूरत है। कहने को तो ये पंचायती राज जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ग्राम जी, स्वराज की जो नींव महात्मा गांधी जी ने रखी थी उस वक़्त स्थानीय निकायों को सशक्त करने हेतु जो था। हेलो, जी, जी, आपको मैं देख नहीं पा रही हूँ। जी, आप बोलिए। जी, तो स्थानीय निकायों को मजबूती प्रदान करने हेतु ही ये जो कंसेप्ट था उस वक़्त रखा गया था पंचायती राज और जी, उसके तहत जो महिलाओं को खासकर अभी इसमें सहभागिता का मौका मिला है। महिलाओं जी, में अधिकतर इस वक़्त हम देख रहे हैं वार्ड पंच से लेकर बीडीसी से लेकर समिति की यदि मैं बात करूँ या फिर मैं बात करूँ जिला परिषद की, महिलाएँ जो जी, हैं वो बहुत बढ़-चढ़ कर इसमें भाग ले रही हैं, उनका प्रतिनिधित्व हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके साथ-साथ अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिस पर मेरे विचार से अभी बदलाव एक पॉज़िटिव दिशा में यदि हो तो वो होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं जी, बात करना चाहूँगी केरला मॉडल की क्योंकि हाल ही में हम वहाँ विज़िट करके आए थे और वहाँ जी, जो पंचायती राज को हमने वहाँ देखा, नज़दीक से बहुत देखा, जहाँ हम वहाँ त्रिशूर जिला में हम रुके और एर्नाकुलम और साथ के जितने भी 3 से 4 हम अ, विलेज की जो पंचायत है, वहाँ पर कांसेप्ट थोड़ा अलग है, विलेज पंचायत है और वहाँ से लेकर जिला पंचायत तक का जो हमने उनका एक मॉडल देखा, वो अपने आप में जी, बहुत ही एक अहम भूमिका निभाता है देश की दिशा में। किस तरह से मैं थोड़ा-सा इसको और गहराई में जानना चाहूँगी। जी, देखिए, हम पंचायती राज की बात कर रहे हैं, बदलाव के लिए आपने पूछा है, तो उस बदलाव हेतु ही मैं यहाँ पर थोड़ा-सा भी अपने विचार में रख रही हूँ। जैसा मैंने वहाँ देखा जो पीपल मोर क्लोज़ टू पीपल जो बहुत नज़दीकी हैं, जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जो लोगों के नज़दीक हैं, उनको ज़्यादा सशक्त वहाँ किया गया है। पीपल मोर नियर टू पीपल आर मोर पावरफुल और उनका जो मॉडल है वो डिसेंट्रलाइज़ेशन पर बेस्ड है। दूसरा जो है वहाँ ऑटोनॉमी है, पंचायतें जो ऑटोनोमस वहाँ हम देखते हैं। पंचायत स्तर से लेकर एक ब्लॉक जो समिति होती है, समिति स्तर और उसके बाद जिला परिषद, तीनों वो इंडिपेंडेंटली जो है वो वर्क कर रही हैं। जी, हिमाचल प्रदेश की यदि मैं बात करूँ, यहाँ ऐसा नहीं है या अन्य राज्य जो हैं केरला के अलावा भारत देश के, तो उसमें ऐसा नहीं है। वहाँ क्या है कि वहाँ सेम जो एक दायरा है या जो क्षेत्र है, उसी पर जो है वो पंचायतें भी फ़ोकस्ड हैं, उसी पर बीडीसी समिति जो है हमारी वो भी है और जिला परिषद भी उन्हीं कार्यों पर फ़ोकस कर रहे हैं। लेकिन केरला में जो मैंने देखा वहाँ यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो या कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट का कोई भी ऐसा विभाग है जो बड़ा जिला स्तरीय है, तो जिला परिषद के
उस ध्यान में है, उनकी देखरेख में वो कार्य करेगा। ब्लॉक लेवल का है तो वो ब्लॉक के अंडर है, और विलेज लेवल का है यदि तो वो जो ग्राम पंचायतें हैं उनके अंडर है। और उनकी रिक्रूटमेंट से लेकर उसकी मॉनिटरिंग, उसकी जो एक जिस तरह से वो चलना चाहिए विभाग, उसकी देख रेख जो है वो सारी उन अलग अलग जो 3 टायर सिस्टम है पंचायती राज का, उनके अंतर्गत हो रही है। तो इस तरह से जी यदि बाकी क्षेत्रों में भी हो पाए तो ये चीज जो है उस वक्त का जो कंसेप्ट था पंचायती राज का, वो अपने आप में सार्थक सिद्ध होगा। जी। समय के साथ चीजों को बदलना बहुत जरूरी होता है। कि जो पहले से चला आ रहा है अभी भी वही चले, जो विकास के लिए जरूरी है उसको तो बदलना बहुत जरूरी है। तो हिमाचल में भी ये बदलाव होने बहुत जरूरी है, अगर ऐसे अच्छे बदलाव हो रहे हैं तो बहुत जरूरी। मैं आपसे बात करना चाहूंगी, जैसे हमारे हिमाचल के जो सीएम है सुखू जी, तो आपको क्या लगता है उनको उनकी नीतियां उनको बदलनी चाहिए, या फिर किस तरह की नीति अपना रहे हैं वो, क्या अच्छा कार्य करते हैं हिमाचल में? पहली बात तो किसी को बदलना जो है वो हमारे हाथ में नहीं होता है। हम जी केवल अपना सुझाव दे सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं। अब हर जो सरकार रहती है उनका कार्य जो प्रणाली होती है, जो कार्यशैली होती है वो अलग होती है। अब इसमें बात की जाए सरकार की या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो उनकी जो रणनीति है या फिर उनकी जो प्रदेश को लेकर जो उनकी व्यवस्था है, उनमें मैं ज़्यादा नहीं टिप्पणी करना चाहूँगी, लेकिन फिर भी आपने सवाल पूछा है तो एक जिला प्रतिनिधित्व मैं कर रही हूँ, तो जो चीज़ें मुझे लग रही हैं, क्योंकि अभी विपक्ष में जो सरकार बैठी है, हम उसी विचारधारा से जुड़े हैं, तो उसको जी मद्देनज़र रखते हुए एक जो लोकतंत्र की जो अहम कड़ी होती है, वो पक्ष और विपक्ष, उन दोनों का जो है वो पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उसी चीज़ जी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जो सरकार जब सत्ता में आई तो उस वक्त जो वायदे या फिर जो बातें कही गई कि ऐसा होगा, उस तरह से वो जनता की जो अपेक्षाएं थी सरकार से, या फिर जी जो हमारे कर्मचारी हैं, कर्मचारी वर्ग है, उनकी जो अपेक्षाएं थी उस पर सरकार जो है वो बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, खरी नहीं उतर पाई है। चाहे बात जी की जाए सरकार की जो व्यवस्था परिवर्तन की इनकी जो नीति रही, तो व्यवस्था परिवर्तन तक तो ठीक था, लेकिन उसके साथ साथ जो हालात परिवर्तन हो चुके हैं, परिवर्तन मतलब इस तरह से हो रहा है, ये थोड़ा सा हमें लगता है कि इसको और अच्छी तरह से सरकार कर सकती थी। चाहे बात की जाए वित्तीय शक्तियों का सही तरह से मैनेजमेंट करने की, या फिर बात की जाए युवाओं की जो उनसे उम्मीदें थी सरकार से, उस पर सरकार जो है वो खरी नहीं उतर पाई है। जी जी। बहुत तो सारी मुझे चीजें हैं जो देश में हो रही हैं, वो प्रदेश में भी हो सकती थी। अभी जी हिमाचल की ही मैं बात करूंगी। हमारी हमारी जो हिमाचल प्रदेश की भूमि है उसको हम देवभूमि का मतलब एक दर्जा देते हैं, क्योंकि वो देवभूमि है, देवों की वो जी स्थली रही है हिमाचल प्रदेश। और इस पर अभी हाल ही में जो अ, युवा वर्ग है या महिला वर्ग है या फिर कर्मचारी वर्ग इतना अ, शोषित महसूस कर रहा है कि कभी कभी एम्प्लॉइज जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, तो कभी युवा जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, कभी इस तरह की जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं, तो हमें लगता है कि इसको थोड़ा और मजबूती के साथ जो है वो संभालना बहुत जरूरी हो जाता है सरकार के लिए, क्योंकि सरकार जब सत्ता में होती है तो उससे जनता के साथ साथ कर्मचारी वर्ग और हर उस नागरिक की अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं जो उस प्रदेश के निवासी होते हैं। अभी जो हालात पैदा हो चुके हैं, जैसे हिमाचल और पंजाब के बीच जो ये एक शीत युद्ध का रूप ले चुकी है स्थितियां, उस पर भी जी मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी कि इसको भी थोड़ा सरकार को बड़ी संजीदगी के साथ जो है इस पे थोड़ा सोचना या फिर एक्शन लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रहित की बात अभी होगी जब इस तरह की परिस्थितियों को हम समय रहते जो है वो मैनेज कर पाए। जी अदरवाइज अब हिमाचल प्रदेश में जैसे हॉर्टिकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कई चीजें ऐसी हो सकती थी, जो हमारा युवा वर्ग है वो आज उतने स्ट्रेस में है जितना कि बॉर्डर पर फौजी होते हैं। वो जी स्ट्रेस जो है वो क्योंकि उस तरह से उनको अपने आप को आगे एस्टेब्लिश करने का एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। यदि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक दृष्टि को से हम देखें, भौगोलिक की इसकी जो स्थिति है या आर्थिक स्थिति जो है उसको मद्देनजर रखते हुए यदि हम देखें, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का भी स्कोप है, इसके साथ ही टूरिज्म का भी स्कोप है। तो उन चीजों पर यदि सरकार थोड़ा ध्यान दे तो युवाओं के लिए मुझे लगता है कि रोजगार हेतु और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं, ताकि जो विस्थापन या जो एक मोबिलाइजेशन होता है पॉपुलेशन का, जब हम
रूरल टू रूरल या रूरल टू अर्बन या अर्बन टू अर्बन हम कभी ये हम जाते हैं, माइग्रेट होते हैं, तो उसका रीजन ये भी रहता है, हिमाचल प्रदेश की उसकी मैं बात कर रही हूँ, कि जब युवाओं को यहाँ पर उस तरह से रोजगार के साधन नहीं मिल पाते हैं तो वो बाहर की तरफ रुख करते हैं, जो कभी कभार उनके लिए फिर वो उनका लिया हुआ स्टेप जो है वो सही नहीं बैठता है। तो ये जी भी एक मेरे विचार से चीजें जो है वो सरकार इसको भी थोड़ा अपने ध्यान में ला सकती है, उस पर थोड़ा आगे कुछ कर सकती है। जी बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि बहुत सारे वादे उन्होंने जो है हिमाचल के लोगों से किए थे, भोली वाली जनता से काफी उन्होंने वादे किए थे और हमारी जो महिलाएं हैं उनसे भी उन्होंने वादे किए थे 1500 रुपए देने के। वो चीजों को उन पे खरे नहीं उतर पाए हैं, वो उन्होंने अपने वादे से मुकर गए। और एक अभी हाल ही में उनका बात उन्होंने रखी कि हमारे पास बजट नहीं है, केंद्र सरकार हमें बजट जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रही। तो आपको क्या लगता है कि इनके पास बजट नहीं है या फिर किस तरह की समस्या है जिनको इस तरह की बात रखनी पड़ रही है? देखिए, बजट पे मैं बात कहूंगी, अभी जो उन्होंने बजट रखा, जी अभी इससे पहले भी जब बजट रखा गया है तो इसमें कई चीजें, यदि बजट का उस तरह से हमारे पास प्रोविजन नहीं है तो बजट में फिर हम उन चीजों को शामिल कर सकते हैं जिसमें हमारे लिए बजट का जो है प्रोविजन करना आसान हो। अब महिलाओं की बात करें तो 1500 का जो वायदा था वो उस वक्त ये नहीं, कभी नहीं बताया गया था कि जी जो महिलाएं हैं उनको जिस तरह से ये 1500 की बात रखी गई थी तो कोई क्राइटेरिया, कोई कैटेगरी नहीं थी। पहले यही बताया गया था कि जितनी भी महिलाएं हैं सभी को इस तरह से हम जो है 1500 जो देंगे। लेकिन जी बाद में फिर स्थितियां कुछ और हो गई, जब सरकार बनी, जब सत्ता में एक वो लोग बैठे तो उस तरह से परिस्थितियां जो थी वो रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल डिफरेंट रही। उसके जी साथ ही पैसों की बात है, बजट की बात है, फंड्स की बात है, तो केंद्र सरकार समय समय पर जो है वो बजट रिलीज कर रही है। अब जिला परिषद के ही बजट की मैं बात करूं, अब दिसंबर जी में जो था वो किस्त जारी कर दी जा चुकी थी, लेकिन अभी तक जो था वो हमें उसकी किस्त नहीं मिली। केंद्र से तो बजट आ रहा है लेकिन उसको जो डाइवर्जन किया जा रहा है, उसको जो डाइवर्ट किया जा रहा है, मेरे विचार से वो यदि सही जगह पर बजट सही तरह से उसको व्यवस्थित तरीके से लगाया जाता तो वो बहुत था। अभी जी रिसेंटली मैंने एक लेटर एमओपीआर से जब मेरी एक पत्राचार के माध्यम से बातचीत हुई तो उसमें जो मैंने पाया कि 80 करोड़ के लगभग का जो बजट सरकार ने पंचायती राज के लिए दिया है, लेकिन वो हम पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं हमें मिल ही नहीं पाया। अब जी जी जनता लोगों की हमसे भी उम्मीदें हैं, हमसे भी अपेक्षाएं हैं कि हमारे पास बजट होगा तभी हम जो है वो धरातल पर काम जो है वो करवा सकते हैं। लेकिन जी कम से कम जो सरकार ने जो उस वक्त जो चीजें जैसे चलाई थी उनको एकदम से बंद करके नई चीजें चलाना, नाम बदल देना, व्यवस्था परिवर्तन तक ठीक था। लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि नाम परिवर्तित करने से स्कीमें जो है वो थोड़ा वो परिवर्तित करके चलाई, वो थोड़ा सा उसमें सरकार ये देख सकती थी कि जो बैकडोर एंट्रीज की भी मैं यहाँ बात करना चाहूंगी। हाल ही में कुछ मामले सामने आए हैं कि कुछ जो है वो बैकडोर एंट्रीज हो रही हैं। अब इसमें क्या रियलिटी है, क्या ये मिथ, आई डोंट नो, लेकिन जितना हम सुनते हैं या न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे ध्यान में भी आती हैं। तो इस पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि बजट जितना भी मिल रहा है एटलीस्ट उसको सुचारू रूप से यदि हम जहां पर होना चाहिए वहां चलाते, या फिर हम उन उन चीजों को खड़ा ही ना करें जो जहां बजट हम उस तरह से अगर नहीं वो जुटा पा रहे हैं तो वो चीजें थोड़ा पहले से ही प्लानिंग के साथ थोड़ा अच्छी तरीके से चलती तो शायद वो स्थिति नहीं आती। जी जी बिल्कुल। जैसे आप अभी 15 से ज्यादा पंचायतों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो उसमें आपको आप अपने जो लोग हैं हमारे, जो लोगों की जरूरतें हैं उनके लिए आप क्या करना चाहेंगी? फ्यूचर में क्या ऐसे प्लान है कि आप उनको करना चाहेंगे लोगों को जिससे आसानी हो सके किसी भी कार्य को करने में? जी, जिला चंबा पर अब मैं फोकस करती हूँ। देखिए, जिला चंबा हमारी जो ये जिला चंबा की शिव भूमि चंबा है हमारा, या जी अपने आप में ये इसमें जो प्राकृतिक जो चीजें हैं वो प्रकृति ने भरपूर इसमें दी है। अब बात की जी जाए आजादी के दौर की तो उस वक्त भी जो जिला चंबा था हमारा, आजादी के तुरंत बाद के मैं समय की बात कर रही हूँ, तो अग्रणी जिला जिला में वो एक था। महासू, मंडी, हम सिरमौर और चंबा की बात करें तो ये अपने आप में उस उन चारों में चंबा का भी एक नाम अग्रणी था। लेकिन जी बाद में फिर चंबा को जो था बैकवर्ड, उसमें जो भेदभाव चंबा के साथ हुआ, चंबा जी बैकवर्ड आ गया। बाद में फिर
दोबारा से भी महत्वाकांक्षी में 2014 के बाद जो है चंबा को महत्वाकांक्षी की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन अभी भी जिला चंबा में बहुत सारी चीजें होना बहुत जरूरी हो जाती हैं, चाहे बात की जाए राजनीतिक दृष्टि से या बात की जाए आर्थिक दृष्टि से या फिर अन्य आयामों से, जिससे हम विकास की बात करते हैं। अब चंबा जिला जो है वो यहाँ पर कई चीजें ऐसी जो मेरे विचार से हो सकती हैं। यदि बाकी जिला में हिमाचल के हर जिले में कोई ना कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है, कोई ना कोई बड़ी इंडस्ट्री है, जिस वजह से जो है वहाँ के जो क्षेत्र हैं उनमें काफी बदलाव जो है वो पॉजिटिवली हुए हैं। जिला चंबा में भी ये चीजें हो सकती हैं। ये जैसे कि मैं बात करूं एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ पर यदि स्थापित हो जाए भविष्य में, यदि ऐसा होता है तो चंबा के लोगों को, चंबा के युवाओं को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। उनकी जो रोजगार की समस्या है वो तो खैर काफी हद तक सॉर्ट आउट हो ही जाएगी, लेकिन के साथ ही हमारे जो लोग बाहर जाकर दूर दराज क्षेत्रों से, अभी भी चंबा रोड कनेक्टिविटी से काफी पीछे है। रोड कनेक्टिविटी की यदि यहाँ बात करें, एक बात करूं मैं उस दौर की, तो चंबा कर्नाटक के बाद भारत का दूसरा ऐसा स्थान था जहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो था वो पूरी वो उसका हमारा स्थापित किया गया था, जिससे बिजली का जो उत्पादन था वो उस स्तर का था। अब उसके बाद कुछ किताबों में तो ये भी हमें उल्लेख मिलता है कि चंबा जो था वो उस वक्त एशिया में ऐसा पहला एक स्थान था जहां पर बिजली जो थी वो पानी से, जिसकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन हुआ था। कुछ किताबों में ऐसा भी हमने ये चीज देखी है, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी अभी कहीं प्रमाणित नहीं है, इसलिए जितना प्रमाणित है उस पर ही यदि बात करें तो जिला चंबा ऐसा नहीं है कि शुरू से ही बैकवर्ड था या महत्वाकांक्षी था। लेकिन अभी यदि वो स्थिति आ चुकी है, यदि एक भेदभाव के चलते चंबा को यदि हम अग्रणी दोबारा से स्थापित करना चाहें, एस्पिरेशनल टू हम यदि एस्पिरेशनल टू इंस्पिरेशनल चंबा को हम यदि बनाना चाहें, तो उसके लिए अभी बहुत सारी चीजें जो है वो होना बाकी है। अब वही हम एक गीत हमारे बच्चे भी गुनगुनाते हैं, चंबा कितनी की दूर, चंबा कितनी की दूर। तो ऐसा नहीं है चंबा कितनी की दूर। ये अभी देखिए हाल ही में हमने पढ़ा कि सुरंग की बातों को केंद्र सरकार ने भी उसको सहमति दी है कि सुरंग का निर्माण यहाँ से होगा, टनल। उससे भी चंबा की जो एक दूर दराज क्षेत्र जैसे पांगी है, तो उसकी जो कनेक्टिविटी है वो 6 महीना डिस्टर्ब रहती थी। अभी वो थोड़ा डिस्टेंस कम होने की वजह से जो है वो कनेक्टिविटी जो है वो बन पाएगी। लेकिन इसके साथ ही यदि 4 लेन की पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हम व्यवस्था कुछ इस तरह से करें कि जो पर्यावरण है, हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, उस वो भी डिस्टर्ब ना हो, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मद्देनजर रखते हुए यदि हम 4 लेन या फिर इस तरह की रोड कनेक्टिविटी चंबा को यदि दे पाए, तो जो अनएक्सप्लोर्ड चंबा है, जो इसकी ब्यूटी है, वो अपने आप में एक रेवेन्यू जनरेशन का काम कर सकती है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम चंबा अच्छा स्कोप है। इसके साथ ही जैसे हमारी जो चंबा है वो इतना एनरिच है, एक प्रकृति ने इसको इतना वरदान के रूप में कई ऐसी जड़ी बूटियां दी हैं। यदि उसको मद्देनजर रखते हुए आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर या आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी इस तरह का कुछ कंसेप्ट चंबा में यदि हम ला पाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात चंबा के लिए हो सकती है। तो जो रिमोट एरिया है, तो हमारा कल्चरल जो हेरिटेज है उसको थोड़ा हम आगे और वो एनहांस करें, उसको थोड़ा जो रिमोट एरियाज हैं, उन दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, वो यदि रोड कनेक्टिविटी से जुड़ पाते हैं, तो जो कुछ पंचायतें ऐसी हैं जो अभी भी रिमोट हैं, क्योंकि मैं इन जनरल बात कर रही हूँ, जहां मान लीजिए रोड कनेक्टिविटी नहीं है, वहां क्या इशू हो जाता है कि वहां कोई भी स्टाफ जाकर सर्विस करना पसंद नहीं करते, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन यही रहता है, रोड से यदि इतने ऊपर चढ़कर जाना है पड़ रहा है, तो उस आवाजाही में इतना समय लग जाता है कि जो भी व्यक्ति वहां सर्विस के लिए आते हैं, वो उसी में उनकी इतनी मतलब बुरी हालत हो जाती है कि वो वहां जाकर सर्विस देना तो बहुत उनको आगे बहुत ऐसे बोझ पड़ जाता है। इसके साथ ही जैसे पंचायतों की मैं यदि बात करूं, तो पंचायतों में भी पंचायतें हमारी ओवरबर्डन है। अब जैसे वार्ड मेंबरों की मैं बात करूं, तो जो वार्ड पंच है हमारे, उनको सिर्फ जो कार्य क्षेत्र रहता है एक वार्ड तक का तो है, लेकिन उनके लिए ऑनरेरियम के यदि व्यवस्था हो जाए, तो ये भी एक बहुत अच्छी पहल हो सकती है ऑनरेरियम, क्योंकि वो उनको सिर्फ देखिए वो पूरे वार्ड के लिए अपनी जो समय दे रहे हैं, अपना सर्विसेज वो पूरे वार्ड के लिए दे रहे हैं, लेकिन उस तरह से उनको ऑनरेरियम की व्यवस्था नहीं है। उनको सिर्फ जो मीटिंग होती है उसी का पर मीटिंग जो है पहले 300 इस तरह से उनको मिलता आया। लेकिन यदि पंचायतों को सशक्त किया जाए, जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, पंचायत कर्मचारी हैं, उनको थोड़ा मजबूती दी जाए, और पंचायत का ये जो कंसेप्ट है, और पंचायतों में यदि विलेज लेवल पर ये चीजें हम इंश्योर कर लें
कि हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो है हमारे सब सेंटर हैं। अब हॉस्पिटल तो चंबा की मैं बात करूं, मेडिकल कॉलेज तो जैसे चंबा में स्थापित हो ही चुका है, लेकिन हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो अभी भी डेप्यूटेशन पे, देखिए उनको जो सैलरी है वो यहाँ मिल रही है, लेकिन डेप्यूट है वो बाहर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे भी मैटर जो है वो पत्राचार के माध्यम से मेरे सामने आए हैं। तो इसके लिए भी जी हमने सरकार को लिखा था कि जिला चंबा यदि उस स्थिति पर है आज, तो उसको हमें थोड़ा ठीक करना है, अगर उसको पटल पर लाना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए ये चीजों पर जो है वो अभी फोकस करना जरूरी हो जाता है, इस पर कार्य करना जरूरी हो जाता है। स्कूलों की मैं जी विजिट में देखती हूँ कि बुरी बुरी हालत है, कहीं स्टाफ ही नहीं है, कहीं स्कूल जो है वो इतनी खस्ता हालत में है, उस पर भी थोड़ा सरकार ध्यान दे। तो ये चीजें अपने आप में जो है वो मेरे विचार से जो है वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं। जी, जैसे आपने कही रोड कनेक्टिविटी की आपने बात की, तो ये परेशानी तो बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से आगे और भी परेशानियाँ हो रही है कि वहाँ जी पे अगर कोई भी डिपार्टमेंट के जैसे डॉक्टर या टीचर कोई भी है, अगर वहाँ पे उनको वहाँ पे उनकी ड्यूटी लगती है, तो इसी वजह से लोग वहाँ पे टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे चलने का जो सफर है, वो काफ़ी टाइम को करना पड़ता है, जिस वजह से दिक्कतें आ रही है। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी का सॉल्यूशन ढूँढना चाहिए रोड वहाँ पे। कनेक्टिविटी का मैंने यही कहा कि पंचायतें जी, जो हैं उनको उस तरह जी, से सशक्त किया जाए, तो सबसे पहले हर पंचायत में रोड पहुंचना बहुत जरूरी है। जी, रोड बिल्कुल। पहुंचेगा, उसके साथ ही वहां स्वास्थ्य और शिक्षा की जो व्यवस्था है वो अच्छी हो पाएगी। जी, अदरवाइज तो कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ टीचर भी नहीं थे, तो वो अभी थोड़ा उसके लिए सरकार ने एक स्टेप लिया, वो ठीक था। लेकिन जी, उसके साथ ही जो जो स्कूलों की खस्ता हालत है, जहाँ सड़क ही नहीं है, तो दूर दराज के जो क्षेत्र है, पंचायतें हैं हमारी, रिमोट पंचायत जो है, तो वो इसीलिए वो बैकवर्ड हो रही हैं, क्योंकि कई केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ, अब मैं अपने ही वार्ड की बात करूं, कुछ पंचायतें ऐसी हैं जो इतना सदर चंबा के नजदीक होने के बावजूद भी वहां भी रोड कनेक्टिविटी नहीं है। तो जी, जी, उन पंचायतों पे फोकस किया जाए, उनको भी रोड से जोड़ा जाए, कम से कम लिंक रोड वहां हो। एटलीस्ट कोई इमरजेंसी केस है, कोई पेशेंट है, कोई जी, गर्भवती महिला है, उनको समय पर हॉस्पिटल पहुंचाना है, तो उसके लिए जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो सबसे पहले रोड को फोकस करना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके साथ ही रोड बनेगा तो शिक्षा और स्वास्थ्य की अपने आप ही वो चीजें सुदृढ़ होंगी, क्योंकि वो कनेक्टिविटी की वजह से ही वो खस्ता हालत में गई है, तो कनेक्टिविटी होगी तो ये चीजें अपने आप ठीक सुचारू रूप से चलेंगी। जी, जी, बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी जैसे जिला परिषद होने के नाते आप जो कार्यभार सँभाल रही हो, वो करने में क्या-क्या परेशानी आती है आपको? या वो आसानी से हो पाती है चीज़ें या बहुत दिक्कतें आ रही है या आपने जो सफ़र तय किया 4 साल का अभी तक, तो ये कैसा सफ़र रहा है आपका उसमें? सफर बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं, और अपने आप में ये काफी एक उसमें सीखने की जो हमारी क्षमता है, कैलिबर है, जी, वो भी बड़ी है। कई चीजें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली आज तक हमने सिर्फ किताबों में पढ़ी थी, या उसको प्रैक्टिकली जब हम धरातल पर उतारने की बात कर रहे हैं, तो जहां हमें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकर डिस्ट्रिक्ट के लिए प्लानिंग करने का मौका मिला है, जीपीडीपी, डीपीडीपी या फिर बीपीडीपी, तो जी, उस ये चीजें जब हम उस अपने एरिया के लिए करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा, मतलब हमारे लिए एक सफर था, बहुत बढ़िया। जी, इसमें हमने बहुत चीजें नई सीखी हैं, और कुछ जो कमियां या ड्रॉबैक्स या फिर जो प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस हम कहें, तो ये तो हर सिक्के का पहलू है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस भी होता है। तो जी, चैलेंजेस तो मोरोवर इसमें यही रहते हैं कि उस तरह से हमारे पास जो है वो बजट उसके अनुरूप नहीं होता है, जिस तरह से जो अपेक्षाएं होती है जनता की। क्योंकि पंचायती जी, राज का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले भी कहा कि उसको ग्राम स्वराज को, इसीलिए स्थानीय निकाय को संविधानिक एक उसमें स्थान दिया गया था, ताकि जो पंचायतें हैं, जो ग्रास रूट लेवल पर ग्राम स्तर का जो ये है, उस पर चीजें जो है वो सुचारू रूप से पहुंच पाए, क्योंकि कोई भी पॉलिसी बनती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो धरातल से, पंचायतों से ही होती है। अब चैलेंजेस उसमें यही आते हैं कि बजट उसके अनुरूप हमारे पास नहीं होता है। अब केंद्र से भी हमें जो थोड़ा बहुत बजट मिलता है, वो भी राज्य सरकार यदि समय पर रिलीज ना करे, तो फिर उस तरह से हमारे जो कार्य हैं वो नहीं हो पाते हैं। दूसरा क्या इशू पंचायती राज में मैंने देखा है, जो टाइड और अनटाइड की कंडीशन है, उसमें क्या हो जाता है कि टाइड में भी जो सेम जो कार्य है, वो पंचायतों को भी सेम कार्य दे रखा है। टाइड में हमें सिर्फ सैनिटेशन और वाटर फैसिलिटीज पर फोकस करना है, समिति को भी वही सेम कार्य दिया हुआ है, और जी, बाकी जैसे जो जल शक्ति विभाग है वो भी उसी पर कार्य कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा जी, हमारा ये सुझाव रहता है सरकार को भी, हम कहना चाहते हैं कि यदि ये जो टाइड एंड टाइड की कंडीशन को थोड़ा सा
वो किया जाए, थोड़ा इसको हटाया जाए या फिर मॉडिफाई किया जाए कि एटलीस्ट जो टाइड में चीजें हैं उसको बजट में फिर जो 60-40 के रेशो में बजट आता है और उसको समय पर अब हो सकता है कि वहां पर सड़क की ज्यादा जरूरत हो, पानी ऑलरेडी उनको मिल रहा है, हर घर नल, हर घर जल या और योजनाओं से जो है वो पानी का लाभ तो उनको दिया ही जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार से यदि में बजट आ रहा है तो वो साथ ही राज्य सरकार से तो वैसे ही बजट हमें हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलता है, वहां से भी थोड़ा यदि बजट का प्रोविजन हो सके हमारे लिए। और हाँ, ये बहुत जरूरी हो जाता है जो बजट आ रहा है वो सही जगह पर यूज हो, क्योंकि टाइड एंड टाइड में फिर कई चीजें ऐसी है, मैं वही कह रही हूँ कि उस तरह से फोकस्ड हम नहीं इम्प्लीमेंटेशन कर पाते हैं, क्योंकि बजट के अनुरूप ही हमें स्कीम्स बनानी होती हैं और साल में ये स्कीम एक ही बार बनती है, एनुअल प्लान में चढ़ती है और पूरा एक साल उसमें प्रोसेस में लग जाता है और बजट के इंतजार में लग जाता है कि ये जो हमने प्लान 4 या 5 अपलोड किए हैं उसके बाद उसका बजट आएगा और उसके बाद ही जो आगे हम उस काम को करवा पाएंगे। तो ये बहुत लंबा जो प्रोसेस है, इतना लंबा प्रोसेस है कि कई बार फिर हमारे ही ये दिमाग से बात निकल जाती है कि हमने कौन सा काम डाला था और तब तक हो सकता है वो अदर हेड से कहीं और से वो काम हो चुका हो, और जब तक उसका हमें बजट आता है, जब तक वो शेल्फ फाइनली फ्रीज होके अपलोड होके बजट रिलीज होता है, तब तक हो सकता है वो सेम काम जो है वो किसी और एजेंसी ने करवा दिया हो, फिर हमें कोरिजेंडम करने पड़ते हैं और उसके लिए और टाइम लग जाता है। ये थोड़ा सा इशू है कि जो ऑनलाइन ये चीजें हुई है, नो डाउट इस पारदर्शिता है इसमें, काफी इससे जो भ्रष्टाचार है उसको रोकथाम लगी है, लेकिन फिर भी यदि जो ये ऑनलाइन सिस्टम है एक बार में जो ये अप्रूवल होता है, इसको थोड़ा सा ऐसा हो कि एनुअल प्लान की वजह मतलब जगह ये इसके बजाय यदि कुछ ऐसा हो जाए प्रोविजन कि हम उसको सिचुएशन के हिसाब से एकदम से, जैसे कुछ इमीडिएटली कुछ हमारे पास ऐसा फंड रहे जो हमें आपदा हेतु या फिर कहीं कुछ ऐसी जरूरत पड़ जाती है जहां हम अपनी इच्छा अनुसार उस चीज को वहां लगा सकें, तो ये चीज हो सकती है। हो सकती है जी, इस तरह के जो बदलाव परेशानी है, ये परेशानियां हैं और परेशानियां तो चलती रहती हैं। देखिए परेशानियां हर फील्ड में होंगी, कौन सी फील्ड है जहाँ परेशानियां नहीं होंगी। पर्सनल परेशानियां तो हर इंसान को पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, वो तो रहेंगी, लेकिन जो ये ऑफिशियली इसमें हमें दिक्कत आ रही है वो यही है कि जो एनुअल बजट एक बार मैं कह रही हूँ अपलोड हो रहा है, उसमें जियो टैगिंग है, वो इतना लंबा प्रोसेस में ही टाइम निकल जा रहा है, फिर सेम जब मैं चीज रिपीट कर रही हूँ दोबारा, तो उसमें क्या रहता है फिर कि लोगों की कई बार फिर पेशेंस खत्म हो जाती है, उनको लगता है कि हमने 1 साल का काम बताया हुआ है, 1 साल हो गया और अभी तक काम नहीं हुआ वो, तो फिर वो अदर उसमें जाकर वो काम कहीं ना कहीं कई लोग तो फिर पर्सनली उसको करवा लेते हैं और बाद में फिर हमें वो दोबारा से कोरिजेंडम करना पड़ता है, प्लान दोबारा से फिर आइडेंटिफाई करके प्रॉब्लम को चढ़ाना पड़ता है, ये इशू आता है। आपको क्या लगता है कि जैसे हमारे राज्य सरकार में जो है वो कांग्रेस की सरकार है, तो क्या पहले भी बजट का इस तरह का इशू रहता था या अभी ये इशू आ रहा है अभी, या फिर आपको क्या लगता है कि यहाँ कांग्रेस की बजाय अगर बीजेपी राज्य में होती तो क्या इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस कम करनी पड़ती? देखिए जब हम जनप्रतिनिधि हैं तब हम अपनी जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम वहां बीजेपी के या कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जब हम पंचायती राज का इलेक्शन लड़ते हैं तो पर्सनली विचारधारा देखिए किसी की कोई भी हो सकती है, बीजेपी विचारधारा हो सकती है, कांग्रेस हो सकती है, अदर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो लोकतंत्र की खूबसूरती है, हमें छूट है, हम किसी भी विचारधारा से जुड़ सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वो एक जब राजनीतिक दल से उठकर जब हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जब हम एक जनता द्वारा दी गई कुर्सी पर हम बैठते हैं, तो हमारी वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उस जनता के लिए, उस जनता के हित के लिए हमें जो है वो कार्य करना होता है। अब सरकार एक हो या दूसरी हो, जो प्रॉब्लम जिला परिषद की है, ये तो जब से ये ऑनलाइन थोड़ा सा हम लोगों को इश्यूज आ रहे हैं, इससे पहले भी एक वो समय था जब जिला परिषद को जो बजट था वो बहुत मतलब अबंडेंस एक उसमें था, जितना प्रचुरता में मिलना चाहिए उतना था, लेकिन बाद में जो बजट में फाइनेंशियल वित्तीय जो शक्तियां, फाइनेंशियल पार्ट जो स्नैच हुई या ये यूं कहें कि सीमित हो गई, उसमें थोड़ा सा इशू हो गया। बाकी सरकार का थोड़ा सा रहता है कि एक सरकार में जैसे सामंजस्य उससे कई चीजें राजनीतिक उससे फिर मुद्दे बन जाते हैं। अब बजट में सबसे बड़ा सरकार चेंज होने से जो इशू सामने आ रहा है वो यही है कि केंद्र में आप जानते हैं किसकी सरकार है और प्रदेश में किसकी सरकार है। अब केंद्र सरकार ने बजट रिलीज कर दिया है, उसके बावजूद भी यदि बजट हमें समय पर नहीं मिल रहा है, पिछले 2 साल 2.5 साल जब प्रदेश में दूसरी सरकार थी तो बजट समय पर मिला, ये फर्क था। लेकिन जब से सरकार चेंज हुई तब से बजट ही नहीं हमें समय पर मिल पाया, ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है हम फेस कर रहे हैं। बाकी कोई राजनीतिक उससे कोई भेदभाव नहीं, उसकी मैं कोई बात नहीं कहूंगी, लेकिन जो ये फैक्ट है, ये सच्चाई है, वो मैं आपके समक्ष रख रही हूँ कि
कि बजट केंद्र सरकार ने रिलीज कर दिया है तो फिर हिमाचल सरकार को वो जो पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बजट है उसको नहीं रोकना चाहिए, उसको समय पर रिलीज करना चाहिए। जी ये जी इशू। जी जी। जैसे हिमाचल में नशा जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हमारी नई जनरेशन जो है इसकी तरफ ज्यादा जो है उतारू हो रही है, वो ज्यादा इसके तरफ खींचती जा रही है। तो सरकार जो है कुछ एक्शन भी नहीं अभी तक इसके ऊपर ले रही है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें सरकार को कुछ करना चाहिए ना, कि इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत सारे बच्चे, कुछ जो नई जनरेशन हमारी है उनकी डेथ तक भी हो चुकी है, पर फिर भी इसमें कुछ भी कमी अभी लग नहीं रही है। थोड़ा है कि कहीं-कहीं तो केसेस बहुत ज़्यादा है कि हिमाचल में उल्टा जो है हमारा हिमाचल बन चुका है इस टाइम तक। तो आप नशे के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो लॉ एंड ऑर्डर है इसकी मैनेजमेंट तो सरकार को ही देखनी है, क्योंकि सरकार एक अहम रोल जो है वो प्ले करती है। अब ये जो जी, व्यवस्था परिवर्तन के साथ इतना ज्यादा व्यवस्था मतलब परिवर्तित हो चुकी है कि जी, इसको थोड़ा मैनेज करना, व्यवस्थित करना बहुत जरूरी हो गया है। व्यवस्था को व्यवस्थित करना सरकार का जो सबसे अहम एक जिम्मेवारी यहाँ पर हो जाती है। अब जो जी, युवाओं की बात है, नशे की उसमें लत में जा रहे हैं, एक तो युवा इतना फ्रस्ट्रेटेड है, उनको रोजगार हेतु जो है वो सरकार यदि कुछ कदम उठाए, कुछ उनको एंगेज करे अदर एक्टिविटीज में सोचे, तो ये नशे की जो एक चपेट में युवा हमारा जा रहा है उसको थोड़ा कम किया जा सकता है। साथ ही हम ये भी कहते हैं कि स्पोर्ट्स और इस तरह से यदि एक्टिविटीज पे सरकार फोकस करें, जी, उसमें थोड़ा जी, रिप्लेस एक्स विद वाई। दूसरा ये जी, कि जो आवाजाही हो रही है ऐसी चीजों की, जो लोग इस तरह की वो कर रहे हैं, एक जी, अंजाम दे रहे हैं इस तरह के कुकृत्यों को, तो उसको भी सरकार थोड़ा अपने उसमें ध्यान में लाए, थोड़ा उस पर अपना फोकस रखे, थोड़ा देखे कि चीजें हो क्यों रही हैं, क्योंकि जी, सरकार उस पर ठोस कदम उठाएगी, सख्ती से पेश आएगी, तभी ये चीजों जो को हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज तो जी, ये चीजें एक बहुत बड़ी उसमें एक रूप ले रही हैं आगे। अभी पहले ये था कि कोविड का वो दौर था जब हम कहते थे कि वो चाइना में आया है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर हम कहने लगे दिल्ली में है, बाहर है, फिर जब वो घर द्वार पहुंच गया, फिर हम लोग एकदम से थोड़ा अ, उस चीज को समझे कि अच्छा ये तो सच वाकई में इतना परेशानी का एक विषय है। उसी तरह से जो जी, ये आज हम देखते हैं चिट्टा चिट्टा के जो आजकल डेली केसेस आ रहे हैं, उसको भी थोड़ा जी, सरकार को चाहिए कि थोड़ा सख्ती से, थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने हेतु जो है वो कदम उठाए। सरकार ठोस कदम उठाएगी, तो सरकार सख्ती से पेश आएगी, तो जो आवाजाही हो रही है पहले तो उस पर रोक लगनी चाहिए कि वो जो जी, सोर्सेज है वो आप सिर्फ पकड़ लेने से वो खत्म थोड़ी हो जाती है चीज। जहां से एक जगह हम पकड़ लेते हैं, जहां से आ रही है, जो सप्लाई हो रही है, पहले उस पर हमें जोर देना चाहिए, उस पर थोड़ा हमें देखना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, इस परिस्थितियां जी, आई क्यों है, इसका जिम्मेवार कौन है, और जी, इसके लिए सरकार क्या कर सकती है। ये जो है वो जी, सरकार को ही इस पे सोचना है, और सरकार उस पे सख्ती से पेश आएगी तभी इस चीज को हम रोक पाएंगे। अदरवाइज वो दिन दूर नहीं है कि उड़ता, आपने ठीक ही कहा कि उड़ता पंजाब और उड़ता हिमाचल वो होता जा रहा है। जी, तो जी, इसमें मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा देखना चाहिए, युवाओं को थोड़ा रोजगार के साधन प्रोवाइड करवाए सरकार, थोड़ा उनको स्पोर्ट्स या कुछ ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज करे, कुछ इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे कि हिमाचल में जो हिमाचल का युवा है, जब वो बाहर जी, जा रहा है, जब हम हमें जैसे चंबा की ही मैं बात करूं तो हमारे यहाँ एमएससी की क्लासेस मास्टर्स ऑफ साइंस की नहीं थी, अभी वो शायद यहाँ शुरू हुई है, लेकिन सदर में जैसे नहीं है, लैकिंग है ये चीज। तो इस तरह की फिर जब युवा यूथ बाहर जाता है, जब ये एक माइग्रेशन शुरू होती है, फिर जब बच्चे हिमाचल से जब बाहर जा रहे हैं, तो वहां से भी कई केसेस ऐसे आए हैं कि वो जी, यहाँ से ठीक गए, लेकिन वहां से कुछ हैबिचुअल होके आ गए, किसी न किसी नशे की लत उसमें चपेट में आ गए वो। तो इस पे भी जी, सरकार यदि हिमाचल में ही उस चीजों को थोड़ा उस तरह से प्रोवाइड करवा सके, वो फैसिलिटीज उस तरह से हमें दिला सके, तो मेरे विचार से ये चीज काफी हद तक कंट्रोल हो सकती है। और इसमें जो जो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे पुलिस है या और जो भी विभाग हैं, जो इस पे सख्ती से पेश आकर इस चीज को रोक सकते हैं, तो ये जी, अपने आप में जो ये समस्या उभरी है वो ठीक भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। जी, बिल्कुल। ये नशा जो है बहुत बड़ी चीज़ हो चुकी है। पर आपने जैसे अपने एरिया के बारे में, अपने चंबा जिला चंबा के बारे में बात करी, किस तरह की परेशानियाँ और आप जो करना चाहते हैं आने वाले फ्यूचर में, आपने उसके बारे में हमारे साथ साझा की, अपनी बातों को बताया, अपनी परेशानियों को भी हमारे समक्ष रखा।
तो हम आशा करते हैं कि हमारे चैनल के थ्रू जो है ये बात सरकार तक पहुंचे कि इस तरह की जो परेशानियां हैं वो चंबा में जो आ रही है, तो जो है इसका समाधान वहाँ पे निकाले। आपने हमारे समक्ष बात रखी, हमारे चैनल से बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत शुक्रिया लाइफ ऑफ न्यूज चैनल के साथ जुड़ने के लिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी। आपने हमारे विचारों को एक इम्पोर्टेंस दी है और मैं लास्ट में एक संदेश देना चाहूँगी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। देखिए कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। हर जी व्यक्ति का जो है वो व्यक्तिगत राय अलग हो सकती है, मत अलग हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन जी मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। वो एक जी प्रतिनिधि होने के नाते, एक महिला होने के नाते मैं कहती हूँ, पंचायतों में अभी भी हम कहीं देखते हैं, कई जगह पर महिलाओं के लिए वो सीट है, लेकिन वहाँ जो एक पति जो है वो आगे जैसे अपना रोल निभा रहे हैं। वो जी जो जी जीती हुई जो कुर्सी है वो महिलाओं की है, लेकिन जो कई जगह पर ऐसा है, हर जगह मैं नहीं कह रही हूँ, तो उन महिलाओं जी को यदि विश्वास करके, जनता ने विश्वास करके जिताया है, तो पतियों को भी थोड़ा विश्वास करना चाहिए। नो डाउट जी कि उनके सपोर्ट से ही वो इलेक्शन जीती होती है महिला, लेकिन जी थोड़ा उनको आगे किया जाए उस तरह से जो एक्चुअल में जिसके लिए वो कार्य है, वो उसमें जब पार्टिसिपेशन उस तरह से हम करेंगे, तो ये जी चीजें और अलग तरह से जो है वो अच्छी तरह से हो सकती हैं। और साथ ही जी अ, कोई भी विचारधारा रहे, कोई भी एक वो हमारा पर्सनली किसी से एक मैं कह चुकी हूँ कि जैसे मनभेद नहीं होना चाहिए कि जी ठीक है, जहाँ पक्ष है वहाँ विपक्ष भी है। पक्ष अच्छा कार्य करेगा तो विपक्ष उसकी सराहना भी करता है। लेकिन जी जहाँ पक्ष कुछ ऐसे कार्य करता है जो हमें लगता है कि जनता के हित में नहीं है, तो वहाँ हम जोर-शोर से विपक्ष की जो भूमिका निभा रहे होते हैं प्रतिनिधि, वो जोर-शोर से आवाज़ उठाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की जो है हम उसकी बुराई कर रहे हैं या उसकी निंदा कर रहे हैं। वो क्योंकि जी जो प्रोफेशनल उसकी लाइफ, वो व्यक्ति प्रोफेशनल जो जिस भी ओहदे पर है या जिम्मेवारी पर है, उसको जी हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उस ओहदे के नाते उनको हम चेताएँ, उनको हम जो है अपना खुलकर विरोध करें, चाहे वो कोई भी ऐसी बात हो जो जनता के हित में नहीं है। तो इन जी चीज़ों को जी मद्देनज़र रखते हुए हम जितने भी पंचायत के प्रतिनिधि हैं, अल्टीमेटली हमें अ, ये अलग-अलग जो चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी है या कोई भी गुट है, कुछ है, एक्स, वाई, ज़ेड, उसमें हमें उलझने की बजाय हमें एक बात पर फ़ोकस करना चाहिए। अल्टीमेटली वी ऑल आर इंडियंस और जी हमारे लिए राष्ट्र हमारा प्रथम रहना चाहिए। और अपने जी एक वो वक़्त था जब सभी ने जितने भी हमारे देश में लोग थे, अलग-अलग धर्म से थे, अलग-अलग समुदायों से थे, वो एकजुट जी हुए हैं, तभी हमने वो इतनी लंबी जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन जी बावजूद उसके आज देश में कई ऐसी छोटी-छोटी कुरीतियाँ जो हैं वो पनप रही हैं, जो देश को आज बाहरी ताकतों से तो खतरा है ही, साथ ही जो अंदरूनी ताकतें उभर रही हैं, उनसे जो खतरा हो रहा है, उसको थोड़ा हम लोगों को ध्यान में रखते हुए एकजुट होकर हमें चलना चाहिए। हम जी सिर्फ जहाँ पर राजनीति करनी है, राजनीतिक मुद्दे हैं, वहीं पर राजनीति करें और जो जनता के हित में या विकास के लिए कुछ बातें हैं, उस पर यदि हम फ़ोकस करें, तो देश की दशा और दिशा जो है वो बहुत अच्छी रह सकती है। और जी एक साथ हमें आगे जाना है, हम इसीलिए भारत माँ की संतान हैं, हम वंदे मातरम की एक जो वकालत हम करते हैं, हम भारत माता की जय करते हैं, हम अपने राष्ट्र को जो है वो इतना एक तवज्जो देते हैं, चाहे वो किसी पर्टिकुलर मैं कह रही हूँ क्षेत्र से हो, किसी भी धर्म से हो, समुदायों से हो, यूनिटी विद इन डाइवर्सिटी जो है वो भारत में ही देखने को मिलती है। इसीलिए हम धर्मनिरपेक्ष हैं कि हाँ, हमें अपने साथ-साथ बाकी के जो धर्म है, बाकी के जो समुदाय हैं, उनको भी हमें सम्मान करना है। किसी जी व्यक्तिगत या किसी इस तरह से जो है समुदाय को ठेस ना पहुँचे, उनके हित में हम कार्य करें। इस मंशा से यदि हम प्रतिनिधि काम करें, तो डेफ़िनिटली जो हमारा भारत देश है, उसको जो ताकतें तोड़ना चाह रही हैं, वो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। ये आगे बढ़ता जाएगा और फिर से सोने की चिड़िया हमारा भारत कहलाए। इस उम्मीद के साथ, इस मंशा के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपको जय हिंद, वंदे मातरम और नमस्कार। जी जय हिंद, नमस्कार।